फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज के क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री का लेक्चर 2 करेंगे और इस केमिस्ट्री के लेक्चर 2 में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। आपका जो केमिस्ट्री का लेक्चर 1 था, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको लेक्चर 1 में क्या दिया था, गैलुसक्स लॉ के बारे में। गैलुसक्स लॉ के कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखाए थे और उस पर बेस्ड आपको टाइप वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे। तो आप लोग क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो है वो आपके ज़्यादातर न्यूमेरिकल से आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, बहुत ही कम, है ना। 5% मान के चलिए आपका थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे और 95% मान के चलिए आपका न्यूमेरिकल से आएंगे। तो आपको न्यूमेरिकल्स ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है ना। ओके, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपका न्यूमेरिकल्स अच्छा होगा। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में यानी कि लेक्चर 2 क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, एक और लॉ सीखेंगे जो आपको साफ साफ बोर्ड पे दिख रहा होगा। वो क्या है, आपका एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है ना। तो ये एवोगैड्रोस लॉ बहुत ही सिंपल है और इस पर बेस्ड आपके केवल 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर इन 2 टाइप के क्वेश्चन को हम अच्छे सीख ले तो फिर हमारा एवोगैड्रो लॉ वाले क्वेश्चन कभी नहीं छूटने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि एवोगैड्रो लॉ होता क्या है और उसके 2 टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले समझते हैं एवोगैड्रो लॉ होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सिंपल सा यहाँ पर देखिए, आपके जितने भी गैसेस हैं, अगर हम उन सभी गैसेस का वॉल्यूम इक्वल लेते हैं और अगर प्रेशर और टेम्परेचर को क्या रखा जाता है, सेम रखा जाता है, तो उस कंटेन में जितने भी गैसेस हैं जिनका वॉल्यूम सेम रखा गया है उनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। बहुत ही सिंपल है, यानी कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल से देखिए, जैसे देखिए अलग अलग गैसेस मैंने लिया, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज क्लोरीन एंड दिस इज अमोनिया। सबका इक्वल वॉल्यूम है, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर। क्लियर हो गया। अब इन सब में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, मान लिया कि H2 में X मॉलिक्यूल, तो O2 में भी X मॉलिक्यूल, Cl2 में भी X मॉलिक्यूल और आपका जो है अमोनिया में भी X मॉलिक्यूल होगा। अब ये X मॉलिक्यूल के मतलब क्या, X की जगह Y हो सकता है, Z हो सकता है, आपके कोई नंबर हो सकते हैं, जैसे कि 100 मॉलिक्यूल बोल दिया या 6.02 2 × 10⁻22 मॉलिक्यूल बोल दिया, कुछ भी बोल सकता है ना। तो उतना मॉलिक्यूल्स होगा। सिंपल है, जितने भी गैसेस हैं अगर सबका वॉल्यूम सेम लेते हैं तो सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में इच गैसेस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा, सेम होगा। आई होप समझ में आ गया। एक कॉन्सेप्ट और देखिए, पहला आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये आपका गैसेस का वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स आपको मान लीजिए कुछ अलग अलग गैसेस दिया हुआ है, सबका वॉल्यूम आपको अलग अलग दिया हुआ है, सपोज दैट। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए इनमें से किस गैस में सबसे कम मॉलिक्यूल होगा और किस गैस में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा, तो आप वॉल्यूम देख के बता सकते हो। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। तो देखिए इस गैस का, देखिए इसमें वॉल्यूम है केवल 3, वॉल्यूम यूनिट ले सकते हो, कुछ भी आपको जो लेना ले लो। मैं आपको समझाने के लिए एक तरह से मैंने यहाँ पर लीटर लिया है, अगर आपको लीटर लेना है तो ले सकते हैं, या रेशियो लेना है तो रेशियो ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। मैंने लीटर ले लिया है। तो नाइट्रोजन है 3 लीटर, कार्बन डाइऑक्साइड 2 लीटर, कार्बन मोनोऑक्साइड 5 लीटर और हाइड्रोजन सल्फाइड आपका है 1 लीटर। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए इस 4 गैस में सबसे कम मॉलिक्यूल किसमें है, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल किसमें है। तो देखिए पहला टाइप का क्वेश्चन आपको बन जाएगा एग्जाम में। तो देखिए जिसका वॉल्यूम कम उसमें मॉलिक्यूल भी कम। तो देखिए ये जो आपको हाइड्रोजन सल्फाइड है इसके अंदर केवल 1 ही लीटर है, 1 ही लीटर है, हाइड्रोजन सल्फाइड 1 ही लीटर है, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे कम होगा। तो यानी कि सबसे कम मॉलिक्यूल किस में होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड में। और देखिए ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपका, देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका जो है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, तो ये आपका सबसे ज़्यादा इसमें मॉलिक्यूल्स होगा, ग्रेटेस्ट मॉलिक्यूल होगा, हाईएस्ट मॉलिक्यूल्स होगा। एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है, अरेंज करने के लिए कि इन गैसेस को अरेंज कीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अनुसार। तो असेंडिंग में बोलेगा तो सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड आ जाएगा, सेकंड नंबर पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, थर्ड नंबर पे आपका नाइट्रोजन आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा। अगर डिसेंडिंग में बोलेगा तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, देन आपका नाइट्रोजन, देन आपका कार्बन डाइऑक्साइड, देन आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। तो पहला टाइप का क्वेश्चन आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। ये पहला टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको गड़बड़ मत कीजिएगा, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो चलिए आपका पहला टाइप का क्वेश्चन जो एवोगैड्रो लॉ पे बनता है मैंने आपको समझा दिया है।
अब आ जाइए सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है इस पर बेस्ड क्वेश्चन है कि इक्वल आपका वॉल्यूम अगर हम गैसेस का लेते हैं तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। जैसे देखिए आपका 150 सीसी है गैस है, उसके अंदर x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तब आपसे बोल रहा है गैस बी में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे अगर हमारे पास 75 सीसी ऑफ गैस बी है। और देखिए कंडीशन दोनों गैस का सेम रखा गया है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। आप सबसे पहले ये लिखिएगा अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ के अनुसार आप लिखिएगा 150 cc of gas A contain X molecules as that of 150 cc of गैस B। इसका मतलब समझे आप लोग, गैस A का वॉल्यूम कितना है 150, तो हमको गैस बी का भी वॉल्यूम कितना पड़ेगा 150 करना पड़ेगा। क्यों, अभी हमने जस्ट बढ़ा, वॉल्यूम इक्वल होगा तभी ना मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होगा। तो गैस ए का वॉल्यूम 150, तो सिमिलर कंडीशन प्रेशर में गैस बी का वॉल्यूम हम 150 लेंगे तभी आपका एक्स मॉलिक्यूल दोनों में होगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लगा दीजिएगा यूनिटी मेथड, क्योंकि आपको गैस बी के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स वो पूछा है। आप क्या लिखिएगा, सिंस 150 सीसी ऑफ गैस बी कंटेन एक्स मॉलिक्यूल्स, तो यूनिटी मेथड लगाएगा 1 का निकालिएगा तो वो x बाई 150 हो जाएगा। हमको 75 पे निकालना है तो क्या लिखेंगे 75 सीसी ऑफ गैस बी कंटेन कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। देखिए 75 इंटू एक्स बाई 150, 75 से 150 जाएगा 2 टाइम्स, मतलब कितना हो गया x बाई 2 मॉलिक्यूल्स हो गया। देख रहे हैं कितना आसान है, समझ में आ रहा है। तो क्या किया, यही कॉन्सेप्ट लगाया हमने कि 150 सीसी ऑफ गैस ए में x मॉलिक्यूल है तो उतना ही मॉलिक्यूल जो है आपका 150 सीसी ऑफ गैस बी में होगा। तो 150 सीसी ऑफ गैस बी में x मॉलिक्यूल, तो 75 सीसी ऑफ गैस बी में कितना मॉलिक्यूल x बाई 2 मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया है ना, आसान क्वेश्चन। ठीक है ना, अगर आपको आसान लग रहा है तो फटाफट कमेंट कीजिए, ओके, और आप अपना रिप्लाई दीजिए कि आपको ये अच्छा लगा। आई होप आपको एवोगाड्रो लॉ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीखने वाले हैं, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। सो हम लोगों ने एवोगाड्रो लॉ सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, यानी कि आपका केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड आपके कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला चीज आपका केमिकल इक्वेशन थोड़ा बहुत अच्छा तो होना जरूरी है, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक ना। तो अब आता है केमिकल इक्वेशन अच्छा कैसे हो सकता है। तो मैंने आपको बोला ये केमिकल इक्वेशन आपका जो है लिमिटेड ये केमिस्ट्री में आपके जितने आते जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन चैप्टर 3 से, वो प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक ना, तो उससे आपका हो जाएगा। दूसरा चीज बहुत सारा क्या है, आपको क्वेश्चन में हिंट दिया रहता है, तो हिंट की हेल्प से भी आप कर सकते हो। ठीक ना, ओके। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट तब तक लगेगा जब तक केमिकल इक्वेशन आपको नहीं आता है। अगर केमिकल इक्वेशन अगर आपको आता है, हिंट का यूज आप कर सकते हो, तो फिर आप केमिकल इक्वेशन लिख लोगे तो फिर आगे का चीजें दिक्कत नहीं देने वाली है। ठीक है ना। तो चलिए इसमें केवल 2 तरह के क्वेश्चन बनता है। एक आपका कोई भी कंपाउंड का मास कैसे निकालेंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। दूसरा जो है क्वेश्चन बनता है वो वॉल्यूम वाला बनता है। तो यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है ना, इस पर बेस्ड हमारी 3 इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। वो तीनों इन्फॉर्मेशन समझते क्या क्या हमको मिलने वाला है। तो देखिए ये आपका ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है। ये पोटेशियम क्लोरेट मैंगनीज डाइऑक्साइड जो कि कैटलिस्ट है, इसके प्रेजेंस में जब इसको हीट किया गया तो पोटेशियम क्लोराइड और क्या बना, ऑक्सीजन बना। समझ आ गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से आपको कितने इन्फॉर्मेशन मिलने जा रहे हैं, आपको 3 इन्फॉर्मेशन मिलने जा रहे हैं। पहला, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स दिख रहा है आपको, 2 मॉलिक्यूल्स दिख रहा है। इसके अंदर आपका 2 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपको, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसका हम लोग मास निकालेंगे। तो देखिए पोटेशियम का होता है 39 प्लस क्लोरीन का आप चाहो तो 35.5 ले सकते हो। ठीक है ना, एग्जैक्ट 35.5 होता है, बट आप जो है 35 लेके चलिए। ठीक। ऑक्सीजन का कितना होता है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको 35.5 दिया हुआ है तो आप वही लेकर चलोगे जो दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ तब 35 आप ले सकते हैं। समझ आया, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन का होता है 16 3 जा कितना होता है 48 होता है।
अब इन सबको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 2 इंटू 9 5 14, 14 और 8 कितना होता है 22, कितना बचा 1, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया देखिए 4 और 3 7, 7 और 4 आपका 11 हो रहा है, 1 मिनट, नहीं नहीं 4 नहीं 2 कैरी हुआ ना, तो 5 और 3 8, 8 और 4 12 हो रहा है, करेक्ट है। अब 122 यानी ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 हो गया, अगेन 2 2 जा 4 हो गया, और ये आपका हो जाएगा कितना 2 1 जा 2, यानी 244 ग्राम आ जाएगा। अगर आप मान लीजिए 35.5 लेके चलते हैं तो 245 आएगा, बस यही फर्क आएगा आपको, ठीक ना, आपको ग्राम में लिखना है, ठीक, ओके। चलिए, यानी एक्चुअली हम यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें मैं आपको जब मोल कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कब लेना है, क्लियर हो गया। तो अभी आप याद रख लीजिए, यहाँ पर हम लोग इसका आखिरी पार्ट सीख रहे हैं, तो आपका ये छोटा सा टॉपिक था, आसान भी था, इसलिए मैंने इसको पहले जल्दी खत्म कर, क्योंकि बाकी का 2 टॉपिक आपका थोड़ा लेंदी है, उसमें आपको 1 घंटा कम से कम लेक्चर तो जाएगा ही जाएगा, डिटेल में हम लोग करेंगे तो, ठीक ना, ओके। तो देखिए, तो ये आपका हो गया, ग्राम में लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका सेम पोटेशियम का आपका कितना ले लिया मैंने 39 ले लिया, क्लोरीन का कितना ले लिया मैंने 35 ले लिया, ठीक है ना, इंटू 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू आपका 9 + 5 हो गया 14 का 4, 3 3 6 और 1 कितना हो गया 7, यानी 4 2 जा 8 हो गया, 7 2 जा कितना हो गया 14 हो गया, है ना, 148 ग्राम आ गया, 148 ग्राम आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, 148 ग्राम आ गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ये कितना मॉलिक्यूल है आपका 3 मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, टोटल 3 2 6 है, तो 6 इंटू 16 कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 96 ग्राम आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको गैस सिर्फ ऑक्सीजन ही बन रहा है ना, तो अगर मैं पूछूं कि इसमें कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम है तो 3 मॉलिक्यूल्स है, तो 3 इंटू एसटीपी पर मैंने आपको बताया होगा फर्स्ट लेक्चर में ही 22.4 लीटर होता है, तो क्या लिखेंगे 22.4 लीटर, यानी कि 4 3 जा होता है 12 का 2 और 66 167, यानी 67.2 लीटर आपका क्या हो जाएगा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा इस ऑक्सीजन का। तो ये आप देखिए एक केमिकल इक्वेशन से आपने 3 बातें निकाला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने कितने हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना ईच कंपाउंड का, और अगर कोई गैस है तो उसका वॉल्यूम कितना है, समझ में आ गया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कुछ आपको नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि आयरन का मास होता है 56 याद रखिएगा, जिंक का होता है 65 याद रखिएगा, ठीक है ना, और आपका कॉपर का होता है 63.5 कहीं कहीं लिखा रहता है, तो आप इसको 64 लेके चल सकते हैं, क्लियर हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, ओके। तो वो आपको काम आएगा जब आपको क्वेश्चन जो है इस तरह का दिया रहता है केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन लगाते हैं, ये समझ में आ गया आप लोगों को, यहाँ पर चीज़ें क्या था, केमिकल इक्वेशन से आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकाल सकते हो, अगर कोई गैसेज अवेलेबल है तो उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। अब इसी इन्फॉर्मेशन से आपको क्वेश्चन बनाना है, समझ में आ गया, तो ये इस केमिकल इक्वेशन का है, तो कोई जरूरी नहीं यही केमिकल इक्वेशन हर बार हो। तो देखिए अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं और देखते हैं, इसमें केमिकल इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, फिर भी आप कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत केमिकल इक्वेशन का बेसिक आता है तो, ठीक है ना। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला हम लोग यहाँ पर लिखेंगे केमिकल इक्वेशन, देखिए कॉमन सॉल्ट, अब देखिए कॉमन सॉल्ट तो किसको नहीं पता होगा, सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं, तो सबसे पहले हमने ले लिया NaCl, ले लिया, प्लस का साइन दिया, फिर क्या आपका जब इस सोडियम कॉमन सॉल्ट को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यानी कि AgCl सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना, हमने ले लिया AgCl, ठीक है, ओके। अब क्या, तो जब इन दोनों का रिएक्शन होता है, इल्ड्स मतलब प्रोड्यूस करना, तो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, एक प्रेसिपिटेट जो कि सिल्वर क्लोराइड का है, ओके ओके सिल्वर नाइट्रेट था, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, सिल्वर नाइट्रेट है ये AgNO3, ठीक है AgNO3, और दोनों का बैलेंस ही 1 था, और AgCl जो कि एक प्रेसिपिटेट है, तो प्रेसिपिटेट डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं, ठीक है, प्लस का साइन देंगे, और साथ में क्या बनेगा, देखिए ये तीनों चीज तो क्वेश्चन से मिल गया, जो आखिरी में बचेगा वो भी क्वेश्चन से मिलेगा। देखिए फाइंड द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द सॉल्यूशन एंड द मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट, मिल गया ना, सोडियम नाइट्रेट साफ साफ, ठीक है। एक चीज और बताता हूं, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल इक्वेशन है। डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, जो भी रिएक्टेंट साइड में कंपाउंड्स हैं उसमें आयंस का एक्सचेंज होता है,
और आयंस के एक्सचेंज होकर के न्यू कंपाउंड बनते हैं। जैसे देखिए, सोडियम एक कटायन है, क्लोराइड एक अनायन है, सिल्वर एक कटायन है, नाइट्रेट एक अनायन है। तो सोडियम आपका नाइट्रेट के साथ मिलकर के बनाया सोडियम नाइट्रेट, और सिल्वर क्लोराइड के साथ मिलकर बनाया सिल्वर क्लोराइड। समझ में आ गया? तो डबल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो है बहुत ही आसान है लिखना, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। केमिकल क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, लगे हाथ लिख लीजिए आपका सिल्वर का होता है 108, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको आप अलग से लिख के रख लीजिएगा, ये आपको जरूरी है याद करना, क्योंकि केमिकल क्वेश्चन में ये चीजें आपको नहीं दी हुई होंगी। देखिए, आपको यहाँ पर किसी का मास वगैरह नहीं दिया हुआ था, अगर दे दिया था तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो आपको अपना बैकअप लेके चलना है। आपको ये कुछ चीजें याद, सब के सब नहीं, जितना बताते जा रहा हूँ उतना भी याद रख लीजिए, आपको आराम से हो जाएगा। और 1 से लेकर 20 तक का सबको तो एटॉमिक मास याद ही होगा ना, उतना तो याद होना चाहिए ना, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, तो देखिए हम सबसे पहले सबका क्या करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। क्या सबका निकालना पड़ेगा, सोच लीजिए। हमको निकाला क्या क्या है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड ये रहा, सोडियम नाइट्रेट ये रहा, ये दोनों निकालना है। और आपको गिवन क्या है, सिल्वर क्लोराइड ये, यानी इसका जरूरत हमको नहीं है, तो सबका नहीं निकालना है, ठीक है ना। अगर मान लो निकालना पड़ता है तो भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना, वो आप पे डिपेंड करता है। बट आप टाइम वेस्ट क्यों कीजिएगा, आप स्मार्ट कैलकुलेशन कीजिए। देखिए ये कितना होता है 23, और ये कितना 35, मैंने कितना ले लिया 58 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं। सिल्वर हो गया 108 प्लस का 35, 8 5 13, 3 और 1 4, 143 ग्राम। इसका देखिए सोडियम नाइट्रेट कितना, ये होता है आपका 23 प्लस का 14 प्लस का 16 3 जा 48, 8 4 12, 3 15 के 5, 4 और 1 5, 1 6 और 6 2 8, 85 ग्राम, ठीक है। ओके, चलिए देखिए हो गया ना, 58 ग्राम, 143 ग्राम और 85 ग्राम, ठीक है ना। ओके, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले बोला है सोडियम क्लोराइड निकालना है। तो सोडियम क्लोराइड निकालना है, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू निकला हुआ है, तो किसके हेल्प से, सिल्वर क्लोराइड की हेल्प से। सिल्वर क्लोराइड कितना दिया हुआ 0.28, आप ऊपर में लिख दीजिए इधर पे, ताकि आपको याद रहे 0.28 ग्राम, ठीक है ना। तो यूनिट में लगा देना, इससे इतना बन रहा है तो इससे कितना बनेगा, बहुत ही आसान था। देखिए क्या करेंगे, सिंस 143 ग्राम सिल्वर क्लोराइड आपके कितना ग्राम सोडियम क्लोराइड से बना है ना, 58 ग्राम सोडियम क्लोराइड से बना है, ठीक। सो देयर फोर 1 ग्राम का 58 बाई 143, तो 0.28 का कितना हो जाएगा 0.28 इंटू कितना 58 बाई 143, ठीक है ना। कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा बाबू, बिना कैलकुलेशन तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। 2 से जाएगा 29 टाइम्स, 2 से जाएगा 50 टाइम्स, 2 से जाएगा 14 टाइम्स, 2 से जाएगा 25 टाइम्स, ठीक है। अब आप इसको फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9 4 जा 36 का 6 हो गया। फिर उसके बाद आपका 4 2 जा 8 और 3 11, 11 और 9 कितना होता है 20 का 0 कितना बचा 2 बचा ना, और 2 और 2 4, 406 डिवाइडेड बाई 5 3 जा 15 का 5 हो गया। फिर उसके बाद 20 और 1 21, 21 और 6, 21 और 6 27, ठीक है। और उसके बाद आपका 2 बचा, तो 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 का 5 कितना बचा आपका 1 बचा, 2 और 1 3, 3 5 7 5, 3 5 7 5। अब आप इस 3 5 7 5 से 406 को डिवाइड करना है, पॉसिबल नहीं है तो 0 पॉइंट आएगा पहले, और ये एक बार में जा रहा है। सो 3 5 7 5, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 7 जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा कितना 9 में से 5 गया तो 4, राइट। फिर से देखिए, फिर से 1 टाइम्स आएगा 3 5 7 5, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, फिर 7 में से 5 गया 2, और फिर कितना 4 में से 3 गया 1, और फिर देखिए जैसे ही आप एक 0 लगाइएगा तो लगभग ये 4 टाइम्स आएगा, 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 2 30, ठीक है ना।
और 5 4 जा 20 और 3 23 और 4 3 जा 12 12 और 1 13। देखिए होगा क्या यहाँ पर, जो भी नंबर आएगा ना, जैसे मान लीजिए 3 आया, ठीक है ना, अब क्या होगा इसके बाद जो नंबर आएगा वो ग्रेटर नंबर आएगा और उसको आप राउंड अप कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, यानी आपका कितना आ गया 0.114 ग्राम आ गया, 0.114 ग्राम आ गया, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपका आंसर जो है डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमेशा मैच करना चाहिए। डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में कम से कम एक डिजिट, और अगर 2 डिजिट मिल जाए आपका मैच कर जाए तो और अच्छी बात है, कम से कम एक डिजिट आपका मैच तो करना ही चाहिए, ठीक ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 डिजिट तक निकाल लिया, लेकिन आपको उतना जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप क्या कर सकते हो मैक्सिमम 3 डिजिट तक निकालिए और फिर उसको राउंड अप कर दीजिए, यानी इसका आंसर 0.11 भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि इसको राउंड अप कीजिएगा तो 5 से छोटा है ये 4, तो आपका 0.11 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए ये हमने फर्स्ट पार्ट बना लिया, अब इसका सेकंड पार्ट बनाते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए क्या पूछा आपसे, आपसे बोल रहा है कि आपका सोडियम नाइट्रेट का मास कितना होगा, ठीक है ना। अब आप क्या कीजिएगा, अब आपके पास इस सोडियम क्लोराइड से अभी कितना बन रहा है 85 ग्राम बन रहा है, तो अब सोडियम क्लोराइड 0.114 ग्राम है, तो इस कितना बनेगा वो निकाल लीजिए। तो देखिए सिंस आपका 58 ग्राम सोडियम क्लोराइड से आपका बना 85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा 85/58, तो 0.144 से कितना बनेगा वो निकाल लीजिए, इंटू 85/58, ठीक है। अब देखिए आपकी मर्जी है, काटना है तो काट सकते हैं, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, ये 17 से 5 से जाएगा 17 टाइम्स, और ये 5 से जाएगा 5 2 जा 10, 2 0 आ जाएगा। बहुत ज़्यादा मन है इसको 2 से काटने का तो 2 से काटो, तो 2 से काटोगे तो 100 बार में जाएगा, और इसको 2 से काटोगे तो 57 बार में जाएगा। अब तो कुछ नहीं कट रहा है ना, कुछ खास तो कट नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 7 जा 49 का 9 हो गया, और फिर उसके बाद 7 और 4 11, और 35 और 11, एक मिनट, 7 1 जा 7 और अच्छा 4 11 सही है, और 35 और 11 हो जाएगा 46 का 6 करेक्ट है, बचा 4 और 5 और 4 9 9 69 हो गया, डिवाइडेड बाई ये आपका कितना हो जाएगा 5800, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इस 5800 से 969 को डिवाइड कीजिए, पॉसिबल नहीं है तो पहले 0 आएगा, 2 बार में तो जाएगा नहीं, एक बार में ही जाएगा, 0 9 60 में से 8 गया 8, और आपका 8 में से 5 गया 3, और फिर 0, ठीक। और फिर क्या करेंगे, 5 टाइम्स करें बहुत कम पड़ जाएगा, 6 टाइम भी कम पड़ जाएगा, 7 टाइम्स ही कीजिए, तो 8 7 जा 56 होता है, तो 7 35 और 5 हो जाएगा, फिर 40 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 टाइम्स मत कीजिए, 6 टाइम्स ही कीजिए, ठीक है ना। तो आपने क्या किया 0 0 0 रहने दिया, 8 6 जा 48 हो गया, बचा 4 30 और 4 34 हो गया। अब आप देखिए 0 आ गया, 0 आ गया, 9 में से 8 गया 1 आ गया, 8 में से 4 गया आपका 4 आ गया, और फिर यहाँ से 0 लिखा। अब आपका देखिए लगभग लगभग जो भी आएगा ये एक बढ़ जाएगा, राउंड अप हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 6 से ज़्यादा लेना पड़ेगा ना हमको, राउंड अप कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 0.17 ग्राम, क्या बनेगा ये सोडियम नाइट्रेट, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ के बाद आपका 5 आए या 6 आए जो भी आए, राउंड अप करेंगे तो क्या होता है 0.17 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन में क्या देख रहे होंगे, यहाँ पर इसमें कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, डिवीजन वगैरह मल्टीप्लिकेशन वगैरह स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाइएगा, तो थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। अच्छा इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, केमिकल इक्वेशन लिखना आना चाहिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहिए, जिसके लिए आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए कितना कितना होता है, ठीक है। उसके बाद आपसे जो पूछा गया है उसको ऊपर लिख दीजिए। दूसरा चीज़ जो पूछा गया है उसके हेल्प से आपको जो पूछा गया निकाल दीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको अदर इधर का कोई भी चीज़ निकालना हो तो आपको इसके हेल्प से निकालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सपोज दैट ये चीज़ें नहीं होता है ना, सिर्फ इधर का ही दिया होता और फिर बोलता, तो आप इससे इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो
आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपसे पहले पूछा गया ये, तो आपने इसके हेल्प से निकाल लिया, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये चीज़ें, ये जो यहाँ दिया हुआ ये यहाँ दिया रहता तो इसके हेल्प से डायरेक्ट निकल जाता। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ओके, अगर ये नहीं दिया रहता तो ये दिया रहता, इसके हेल्प से ये निकालते, और ये दिया हुआ है इसके हेल्प से हम ये निकाल रहे हैं। उसी तरह से अगर हमारे पास जब इससे इसके हेल्प से ये आ रहा है तो आप इसके हेल्प से ये निकालोगे। मतलब रिएक्टेंट अगर आपको दिया हुआ है तो प्रोडक्ट निकालने के लिए रिएक्टेंट का ही डेटा यूज करोगे। तो हमने पहले सोडियम क्लोराइड निकाल लिया और सोडियम क्लोराइड के डेटा को यूज करके हमने सोडियम नाइट्रेट निकाल लिया। समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सेकंड टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 16.4 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट को हीट किया गया, तो बताइए कि नाइट्रोजन एसटीपी पर कितना ऑब्टेन होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना है और आपको कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा वो निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी आपको कुछ बातें हिंट दी हुई है, बाकी आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, ठीक। कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल 2 होता है, ठीक है। इसको हीट किया गया, तो आपको यहाँ पर मैं एक नॉलेज दे रहा हूँ, याद रखिएगा। मेटेलिक नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, ये आपको हिंट दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड से, मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिख दिया, ठीक है ना। दूसरा चीज देखिए, आपको दूसरा हिंट दिया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, तो ये भी मैंने लिख दिया। और तीसरा आपको याद रखना है ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है ना। ओके, ध्यान रखिएगा। और ये रिएक्टेंट्स हम केवल यही क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कैल्शियम नाइट्रेट को हीट किया गया तो ये बन रहा है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको बैलेंस कर लेंगे। कैल्शियम बैलेंस है, नाइट्रोजन देखिए 2, नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, 4 है, बैलेंस नहीं है। क्या करें, क्या मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो उसे क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। नो, मुझे यहाँ 2 लगाऊंगा नहीं बैलेंस होगा भाई। यहाँ पे 2 लगाइए, यहाँ पे 2 लगाइए, यहाँ पे 4 लगाइए, अब बैलेंस हो जाएगा। चेक करके देखिए, 2 कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन 2 2 जा 4, 4 नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 2 जा 12, तो ये 2 ये 8 2 10 2 12, अब हो गया ना बैलेंस। समझ आया, ठीक है ना। ये आपका बहुत ही फेमस है, 2 2 जा 4 वाला है, ठीक है ना। इस तरह का ये बैलेंस कर सकते हैं आप, ट्रिक है, याद रख सकते हैं, कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन में काम आएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब इसका हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। क्या सबका निकालेंगे, नहीं, आपको सबका नहीं निकालना है। आपको तो वॉल्यूम पूछा है तो इसका तो वॉल्यूम लिखोगे, इसका तो मास अब निकालने से कोई फायदा है नहीं। मास आपको 2 चीजों का निकालना है, कैल्शियम ऑक्साइड का और कैल्शियम नाइट्रेट का, ठीक है ना। तो देखिए कैल्शियम का होता है 40, नाइट्रोजन का होता है 14 2 जा 28, है ना। ऑक्सीजन का होता है 16 6 जा होता है 96, और डबल करना पड़ेगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा बताइए, 8 और 6 14 का 4 हो गया, 10 और 2 12, 12 और 4 16, ठीक है। 4 2 जा 8, 16 2 जा 32, 328 ग्राम हो गया। अब ये देखिए 40 प्लस का 16 इंटू 2 कर दीजिए, ये हो जाएगा 112 ग्राम। दिमाग से ही मैंने कर लिया फटाफट, 56 इंटू 2 करेंगे 112 होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का हमको मास नहीं निकालना है ना, वॉल्यूम पूछा है, तो बताइए एसटीपी पर कितना होता है एक किसी भी एक गैस का, 22.4 लीटर, ठीक। तो 4 है तो कितना हो जाएगा 88.4, कैलकुलेशन में आगे काम आएगा, अभी रहने दीजिए इसको, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसटीपी पर कितना बना, तो देखिए किसके हेल्प से, किसके हेल्प से, कैल्शियम नाइट्रेट के हेल्प से ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए कैल्शियम नाइट्रेट कितना दिया हुआ है 16.4 चीज ग्राम, जो चीज दिया हुआ है ना उसको ऊपर ही लिख दीजिए आप, उससे क्या होगा चीजें आपको आसान से दिखेगा, ठीक है ना, आसानी से दिखेगा। तो देखिए क्या करेंगे, यूनिटी मेथड लगाएंगे। देखिए 328 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट से आपका कितना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आपका प्रोड्यूस हो रहा है, 4 इंटू 22.4 लीटर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आपको मिल रहा है। यूनिटी मतलब 1 ग्राम से 10 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, तो कितना है आपका 16.4 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट से कितना मिलेगा 16.4 इंटू 4 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 328, ठीक।
अब देखिए ये डेसिमल से ये और ये डेसिमल दोनों हटा तो नीचे 100 आ जाएगा। तो देखिए ये आपको डायरेक्ट कट रहा है 2 बार में, और 2 से ये कट रहा है 2 बार में। तो आप देख सकते हैं 4 4 जा 8 हो रहा है, 4 4 जा 8 और ये तो 4 4 और 8 और यहाँ पर हो रहा है 100। कितना आ गया आंसर? 4.48 लीटर। 4.48 लीटर आपका आ गया। इतना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आपका एसटीपी पर बनेगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ना। चलिए अब बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। तो इसी की हेल्प से बनाएंगे। आपको रिएक्टेंट वाला ही ज़्यादा यूज़ करना है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए सिंस 328 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट से आपका कितना प्रोड्यूस हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड? 112 ग्राम। ठीक है, तो 1 से कितना होगा? 112 बाई 328, तो कितना दिया हुआ है? 16.4 ग्राम। तो 16.4 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट से कितना प्रोड्यूस होगा? 16.4 इंटू 112 डिवाइडेड बाई 328। फिर से वही कीजिए, नीचे 10 आएगा, 2 बार में जाएगा, 56 होगा। कितना हो जाएगा? 5.6 ग्राम क्या कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका कैलकुलेशन थोड़ा आसान था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है ना। तो अगर इस तरह का आता है कैलकुलेशन तो और आसानी से आपका बन जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा, तो डिफिकल्ट होगा तो बनाना तो पड़ेगा ना, छोड़ना तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन में हमने क्या देखा, ये हमने इसमें मास निकाला सीखा, और हम लोगों ने जो है वो आपका वॉल्यूम निकाला सीखा। ठीक है ना। तो ये बोर्ड आपको मैंने पहले बोला, मैं आपको बोर्ड ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। तो आपके बोर्ड एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको सबको सिखा रहा हूँ। तो आज की क्लास में हम लोगों ने एवोगाड्रोस लॉ सीखा, उस पर 2 तरह का क्वेश्चन बनता है। ठीक ना, वो मैंने बता दिया आपको। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है और वॉल्यूम पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है। ठीक ना, जो कि एवोगाड्रो लॉ की हेल्प से बनेगा। दूसरा मैंने आपको बताया कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। इसमें आपका केमिकल इक्वेशन थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप इस तरह क्वेश्चन को बना सकते हो। बहुत सारा हिंट तो आपको क्वेश्चन में दे देता है, और कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, तो ये प्रैक्टिस आ जाएगा। अगर आप इसमें जितना क्वेश्चन दिया हुआ है सेलिना के बुक में, आप उतना भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस का। ठीक है ना। सो इस तरह से आज हम लोगों ने 2 टॉपिक खत्म कर दिया, और पिछले क्लास में गैलो-स्टोक्स लॉ खत्म कर दिया। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। अब इसके बाद 2 क्लास और मिलेगा, जिसमें हम लोग मेनली परसेंटेज कंपोजिशन, मोल कॉन्सेप्ट, और हम लोग जो है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। ठीक ना। तो दोनों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सब लोग अपना अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।